आ गए हैं आप सभी के लिए 24 फरवरी के लिए पूरे पेपर का हल सहित। और ये पेपर पता है एकदम वायरल वाला पेपर है, आपके फरवरी में आने वाला पेपर है जो 22 फरवरी की हिंदी का पेपर है। जाइएगा छापिएगा। हम लोग महा मैराथन सीरीज शुरू कर चुके हैं, वो भी हिंदी के लिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो आपको 100 में 100 दिलाएगा। बिल्कुल आपको हर एक टॉपिक में धुआं धुआं कराऊंगा, एक एक प्रश्न का एकदम निचोड़ बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक प्रश्न नहीं बल्कि जितने प्रश्न है उसके पूरे सोल्यूशन कराएंगे लगातार। देन आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने इस वीडियो को लाइक करना है। आज का लाइक टारगेट रखते हैं केवल के तो मात्र 100 कितना रखते हैं, 100 लाइक। लेकिन नहीं गुरु जी 100 लाइक क्या है, आपको मैं देता हूँ 10,000 लाइक, और मुझे आशा है कि आप लोग 10,000 लाइक जरूर से जरूर करवाएंगे। मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आऊं, पता है क्या, 199 रुपए में जुनून बैच लेकर आया हूं, जिसमें आपको पेपर मिलेंगे और वो पेपर जो आपके एक बोर्ड एग्जाम में आएगा और हिंदी के वहां पे अभी तक लगभग 7 से ज्यादा सेट अपलोड हो गए हैं। 3-4 दिनों में आपका यहाँ पे कुल 21 सेट मैं दे दूंगा। आप तैयार करके चले जाइएगा, काम खत्म। पढ़ लीजिए यार, आपके लिए लास्ट मौका है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन करो जुनून बैच को। मैंने लिंक दे दिया है, ठीक ना, टेलीग्राम चैनल यस के स्टडी पर, वहां पर मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। माफी चाहते थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, करेजा। अब गए गुरु जी के करेजा में खुद ही दिक्कत हो गई, मतलब कि ये यहाँ पे फेफड़ा में होता है ना दिक्कत। कोई बात नहीं गुरु जी। 302 जेडीएन आज का पेपर कोड है। और 100 नंबर का क्या रहेगा भैया, आपका पूर्णांक रहेगा। 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा, ठीक है ना। और 3 घंटे सर 15 मिनट का हमें क्या मिलने वाला है, टाइम मिलेगा। और इसी 3 घंटे 15 मिनट में हमें पता है पूरे पूरे प्रश्नों क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, आज एकदम धुआं धुआं करेंगे प्रश्न को। सबसे पहले यहाँ पे एक प्यारा सा निर्देश दिया गया है कि जो प्रारंभ के 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है सर, निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में टोटल 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, हमें आवश्यक है। बोले तो गुरुजी अनिवार्य है, देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे खंड क है, क्या है भैया, खंड क है। खंड का जो रहेगा यह 50 अंकों का रहेगा। सर कितना नंबर का रहेगा, 50 अंकों का रहने वाला है। पूरा पेपर सॉल्व करवा देंगे यार, कहीं जाना नहीं है। इस 1 घंटे में आपका पूरा पूरा पेपर सॉल्व करवा देंगे। हर एक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, पेपर भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। पहले का प्रश्न है, अष्टयाम कृति के लेखक है सर नाभादास। अष्टयाम कृति के लेखक का क्या नाम है, नाभादास है गुरुजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। अब बहुत ही प्यारा आप प्रश्न यहाँ पे बना रहे हैं गुरुजी। अगला प्रश्न गुरुदेव क्या है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास क्या है, सूरज का 7वां घोड़ा है गुरुजी। सूरज का 7वां घोड़ा है गुरुजी, किसका है, धर्मवीर भारती का है गुरुजी। एकदम एकदम इंपॉर्टेंट वाला है गुरुजी, एकदम चपुआ वाला प्रश्न है गुरुजी। अगला है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। देखिएगा, करुणालय भी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, सज्जन भी लिखा गया है, कल्याणी परिणय भी लिखा गया है, लेकिन भारत सौगंध जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है गुरुजी। ये क्या है, गलत आंसर है गुरुजी, ठीक है। अगला देखिएगा भैया, अगला प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। तो जो अर्ध अर्ध कथा है, अर्ध कथा है, यह गुरुजी आत्मकथा विधा की क्या है, एक रचना है गुरुजी। क्या है, रचना है गुरुजी। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, यात्रा वृंद संबंधित गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद के लेखक है गुरुजी, अज्ञे है गुरुजी। कौन है, अज्ञे है गुरुजी। ये हमारे पेपर में आएगा, बिल्कुल गुरुजी एकदम छाप देंगे जाके पेपर में, क्या कर देंगे, छाप देंगे गुरुजी। दूसरे का क्या प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सर जी, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, यह क्या है, काव्य कृति है जिस पर क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला यहाँ पे है आपका तीसरा सप्तक का, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1959 है गुरुजी। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब था गुरुजी, 1943 था गुरुजी। कब था भैया, 1943 था। प्रथम वाला, तृतीय वाला, ये दो इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को आपको क्या करना है, याद करके ही रखना है। क्या करना है, याद करके ही रखना है। ग वाला प्रश्न है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं। जो कला और बूढ़ा चांद है ना,
ये गुरुजी सुमित्रानंदन पंत का है। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। कौन सा गुरुजी? कला और बूढ़ा चांद। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। घ वाला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न देखिए क्या है, किस महाकाव्य कृति में 12 सर्ग है? तो जो साकेत है, साकेत है, यह एक महाकाव्यात्मक कृति है। इसमें सर्गों की संख्या कुल देखे तो 12 है। कितनी है सर? 12 है गुरुजी। अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न देखिए क्या है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। जो छायावाद की सर प्रमुख विशेषता थी, वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसका है? छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से गुरुजी एक है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। सबसे पहले गद्यांश क्या है? अशोक के वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सव का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था, त्रयोदशी के दिन होता था और माल विकराग्निमित और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोरम वर्णन क्या है मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूं तो मुझे पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई देता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्षों को पुष्पित करती थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए भैया? गद्यांश का संदर्भ लिखना रहेगा। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जी है गुरु जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो गद्यांश का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? अब इसका आंसर इसी में मिलेगा। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? तो अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है यार, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हर एक प्रश्न का सोल्यूशन इसी में दिया है, इसी में भैया दिया है। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे इसका आंसर, अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों का देन है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए सर। अब रेखांकित अंश कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। ठीक है ना। और इसे मदनोत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? मदनोत्सव कहते हैं। अब इसको आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेखक कहते हैं कि असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उनके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते हैं। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था और माल विकाग्निमित्र और रत्नावली में इसे उत्सव का बड़ा सारस व मनोहर क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित करती थी? जो अशोक का वृक्ष था उसको कौन पुष्पित किया करती थी? अब इसका आंसर भी आपको इसी में मिलेगा, अलग से आपको ढूंढना नहीं है। अब जहां पे पुष्पित शब्द होगा यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। बस दैट्स द आंसर यार, अलग से आपको कुछ भी छापने की जरूरत नहीं है, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट वाला आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे
क्या लिखेंगे? अशोक वृक्षों को राजघराने में साधारणतः रानी पुष्पित किया करती थी, बस यही आप लिखेंगे, हो गया। और यही इसका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट वाला आंसर हो जाएगा। अधिष्ठाता और अस्तवक शब्दों का अर्थ क्या होता है? तो अधिष्ठाता मतलब क्या होता है? देखभाल करने वाला या प्रमुख होता है। और स्तवक का अर्थ क्या होता है? तो फूलों की गुच्छा से होता है, फूलों की गुच्छा से होता है। ठीक है, यहां तक आपका 20 नंबर का प्रश्न क्लियर होता हुआ। अथवा में यहाँ पे दूसरा है, मान लीजिए वो प्रश्न नहीं आ रहा है आपको, वो गद्यांश नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अगला वाला आप गद्यांश का आंसर दे सकते हैं, दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको देना ही है, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगी, ए करिए या फिर बी करिए। इसको आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। अब यहाँ पे भाषा शब्द आ रहा है, आधुनिकता आ रहा है, अर्थात ये लिया गया है भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर से लिया गया, जिसके लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए परिभाषिक शब्दों की एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राणतत्व है। और नए शब्दों और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्य पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों में से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। एक यहाँ पे प्रश्न बना है, भाषा में आधुनिकता कैसी आती है? भाषा में आधुनिकता कैसी आती है? तो इस तरह हम अपनी भाषा में अपने जीवन सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे, तभी भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। कब? जब हम जो शिक्षित लोग हैं इस भाषा को अपने कार्यकलापों में प्रयुक्त करेंगे, तभी भाषा में क्या आएगी? आधुनिकता आएगी। तो ऐसे से ढूंढ ढूंढ के आप कर सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। फिर यहाँ प्रश्न है, भाषा का प्राण तत्व क्या है? नूतन और कार्यकलापों शब्दों का अर्थ लिखना है। फिर आपका आएगा पद्यांश। सर कितने नंबर का सर पद्यांश आएगा? अरे भैया 10 नंबर का आएगा, छापना है पद्यांश सर। 10 नंबर का सर हमारे पेपर में पद्यांश आएगा। है क्या? यहाँ पे देखिए, कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहे आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। सबसे पहला प्रश्न गुरुदेव, सबसे पहला प्रश्न कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए गुरुजी। अरे गुरुजी बहुत प्यारा सा प्रश्न है, एकदम एकदम गुरुदेव एकदम पेपरों में छाप दे भाई हम। देखो कैसे छाप यार। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के कामायनी महाकाव्य से अवतरित है, ये लिया गया है। इसके लेखक कौन है गुरुजी? जयशंकर प्रसाद। तो जो सर कामायनी है, इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अरे भैया अर्थ लिखना है, कहां से कहां तक? यही आपके 4 लाइन का। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखिए बस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मनु कहते हैं कि जैसे सघन अंधकार में विद्युत की क्षीण रेखा चमक उठती है, वैसे ही आज उनके निराश रूपी जीवन में आगंतुक को देखकर उन्हें वैसे ही शांति प्राप्त होती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में शीतल पवन से प्राप्त होती है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, तीसरा वाला, इस पद्यांश में किस किस के बीच संवाद हो रहा है? तो इस पद्यांश में मनु और आगंतुक के मध्य संवाद हो रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे, चपला और उत्कंठा शब्दों का अर्थ बताइए। तो चपला मतलब होता है बिजली, चपला मतलब क्या होता है? बिजली होती है। उत्कंठा का मतलब क्या होता है? आतुरता। अब गुरुजी आतुरता क्या है भैया? उनका है यहाँ बफर लगा बा, और आज गुरुजी हम बहुत आतुर रह जाए, बफर गुरुजी न छोड़ा भंडारा।
अब तो भैया देख रहे थे एक बार रील्स में कि भंडारा ऐप भी आ गया है क्या भैया? भंडारा बता देगा अगल बगल कहीं पर है। हाँ? भंडारा भंडारा आप खाते होते कि नहीं? अरे गुरुजी हम तो भंडारा आज तक छोड़े ही नहीं। हाँ, अब आप करते गुरुजी भंडारा की। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? आगंतुक व्यक्ति व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है। अथवा में आपका आएगा, मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो ऑप्शनल है गुरुजी। एक को छोड़ेंगे एक को पकड़ेंगे गुरुजी, एकदम ऑप्शनल दे रहा है मुझे। छायाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा, बीचों बीच नगर के काल सूरज के रथ के पहियों के ज्यों और अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न बनेंगे, पांचों इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। कुछ अपने से भी मेहनत करो, मतलब मुझे ही एकदम गुरुजी आपकी जान लेंगे, हम तो गुरुजी खुद नहीं करने आते, मैं तो आपसे गुरुजी पढ़ूंगा। भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए 80 शब्दों में। मैं मतलब गुरुजी 1 से 2 पेज मिल देंगे, आंसर हो गया 1 से 2 पेज में। लिखने का तरीका मैंने बताया ही, 5 नंबर का आएगा। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वासुदेव अग्रवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं, हम और हमारा आदर्श चैप्टर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्र के स्वरूप पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है मेरे विचार के? वासुदेव अग्रवाल। अशोक के फूल के लेखक गुरुजी कौन है? अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी है गुरुजी। एकदम प्यारे प्यारे प्रश्न है गुरुदेव, मैं तो छाप दूंगा। अरे छाप देंगे गुरुजी, उनकी कसम है। अरे उनकी कौन सी गुरुजी है? वासुदेव अग्रवाल का छापो यार। वासुदेव अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल भी गुरुजी लखनऊ में ही बीता। इन्होंने अपनी शिक्षा वहीं प्राप्त की। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से बीए, लखनऊ से एमए की किया इन्होंने सब परीक्षा को उत्तीर्ण किया, ठीक है। और इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किया। बाद में डी लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य भी रहे थे गुरुजी। फिर क्या लिखेंगे इनका? पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन किया और हिंदी साहित्य एवं पुरातत्व के ज्ञाता इस विद्वान ने सन 1968 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई गुरुजी। मतलब इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई गुरुजी। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है गुरुजी? सबसे पहले निबंध संग्रह भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, वागंध्यारा। और समीक्षा कौन कौन सी है गुरुजी? मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत है, कालिदास कृत मेघदूत की समजीवनी व्याख्या है। शोध ग्रंथ कौन कौन से गुरुजी? पाणिकालीन भारत है गुरुजी। और इनकी भाषा शैली कैसी है? डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है गुरुजी। उसके बाद आपके पेपर में आएगा किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का है। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा का मैं लिया हूँ साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। सबसे पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर प्रमुख कृतियां, सब बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। कंफ्यूज मत होइए गुरुजी की आप साहित्यिक परिचय को जीवन परिचय भी लिख डाल रहे हैं, मतलब सब कुछ लिख डाल रहे हैं, तो आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, टेंशन नहीं लेगा, ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फरुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। सन 1916 में विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया और विवाह के बाद महादेवी वर्मा ने मैट्रिक, एफए तथा एमए की और परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय बाद चांद नामक पत्र का क्या किया? संपादन किया। और इसके बाद प्रयाग विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को क्या किया? इन्होंने सुशोभित किया। और महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य भी रही और भारत सरकार द्वारा इन्हें
पद्म भूषण अलंकार से क्या किया गया, अलंकृत भी किया गया। और सन 1987 में इनका परलोकवास हो गया, यानी कि इनकी सर मृत्यु हो गई, ठीक है ना। इनकी साहित्यिक योगदान गुरुजी महादेव वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री है। आरंभ में वे सूर तुलसी मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना करती थी, किंतु कुछ दिनों के बाद अपनी राष्ट्रीय चेतना और वेदना के भावों को लेकर खड़ी बोली में अवतीर्ण हुई और धीरे धीरे प्रसाद पंत और निराला की बात इस युग में प्रविष्ट हो गई एवं प्रकृति के नाना रूपों में अपने भावों को क्या किया, समावेश किया। इनकी सर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे सर अगर देखें तो काव्य में देखें तो निहार, रश्मि, निर्जा, सांद गीत, दीप शिखा, यामा इत्यादि है गुरुजी। निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़िया इत्यादि है गुरुजी। और आलोचनात्मक ग्रंथ में जैसे हिंदी का विवेचनात्मक गद्य है गुरुजी। उसके बाद आपका छठा प्रश्न आएगा 5 नंबर का है गुरुजी। अरे क्या आएगा गुरुजी, वो आएगा पंचलाइट कहानी का सारांश अथवा बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए गुरुजी। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं बहादुर कहानी का उद्देश्य। क्या लिखेंगे, बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते हैं क्या, अमरकांत कृत बहादुर का उद्देश्य समाज की विदुप्रता तथा उसके चेहरे चरित्र का सटीकता से उजागर करना है। यानी कि जो हमारा समाज है ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसके चेहरे का उजागर करना इस कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी का उद्देश्य समाज वर्ग में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूपों के दर्शन कराना तथा उसे सहानुभूति से विदित करना। मतलब कि अपनी बातों अपने से बना के लिखना, किताबी कीड़ा नहीं बनना है, अपने से बना के लिखोगे तैयार रहेगा। शोषितों के प्रति मानव एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार घर से भागकर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावों व स्वान शौकत के लिए बहादुर को नौकर रखता है। और निर्मला का लड़का किशोर उस पर रौब जमाता था और उसे बात बात पर मारता पीटता था। ये क्रियाकलाप मध्यवर्गीय परिवारों की शोषक मानसिकता को यहाँ पे सिकता रहेगा अव्यक्त करते हैं तथा बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीकों से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस प्रकार, यहाँ पे क्या रहेगा, प्रकार एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यम वर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों शोषण की निष्कृष्ट श्रृंखला को छिपाए रखते हैं। यही प्रकट करना इस कहानी का क्या है, उद्देश्य। मतलब बहादुर जो कहानी का उद्देश्य मतलब ये है कि वो बहादुर जो है वो बहुत ही गरीब लड़का है और उसको क्या करते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है दिखावों के लिए नौकर पर रख लेते हैं और उसके साथ मारपीट गाली गलौज करते हैं। तो यही सब यहाँ पे बताया जा रहा है और कुछ भी नहीं है ज्यादा लिखने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके पेपर में आएगा स्वपठित खंड काव्य। यह आप अपने जिले के अनुसार करेंगे, अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे कि रश्मि रति खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण अथवा में रश्मि रति खंड काव्य के अंतिम सर्ग की कथा पर प्रकाश डालिए। जिस जिले से होंगे अपने जिले के अनुसार करेंगे, ठीक है ना। मुक्त यज्ञ खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए अथवा मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चारित्रिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के कथानायक पर प्रकाश डालिए। सत्य की जीत खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए अथवा सत्यजीत खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चित्रांकन कीजिए अथवा त्यागपति की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चित्रण कीजिए अथवा में क्या रहेगा, श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो यह आपको खुद से अपने जिले के अनुसार करना है, याद रखिएगा। उसके बाद खंड ख में जो आएगा 8 का क और ख संस्कृत का क्या रहेगा, गद्यांश और पद्यांश रहेगा। तो इसको आप संस्कृत वाला देख लीजिए, यहाँ पे ये टिक लगा लीजिए। याज्ञ वल उचाव न वा अरिमेत्रे पद से लेकर कहां तक है, यहां तक है भैया, वितम व प्रियम भवती। अब इसका क्या है, ये संस्कृत का गद्यांश है। सबसे पहले क्या देगा भैया, संदर्भ लिखने के लिए क्या देगा पेपर में, संदर्भ लिख लेंगे। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका की आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से क्या है, अवतरित है। देखिए मुझे उतनी संस्कृत नहीं आती,
गलत हो जाएगा तो इसके लिए सॉरी है, ठीक है ना। बाद में ये मत बोलिए गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर इसका क्या है, ये पूरा का पूरा इसका अर्थ यहाँ पे है कि अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। और न ही अरे मैत्रेयी, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, वरन अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होते हैं। न ही सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं, वरन अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए क्या होते हैं, सब प्रिय होते हैं। अथवा में आप ये कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर दीजिएगा। उसके बाद संस्कृत का यहाँ पे पद्यांश रहेगा। ये संस्कृत का पद्यांश है, संदर्भ और इसका अनुवाद है। मैंने डिटेल में कर किया है, अगर आपको करना है तो कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उतनी संस्कृत का ज्ञाता नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। कहीं गलत उलत हो गया तो फिर छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे आप, कहेंगे अरे गुरुजी ई का पढ़ा दिया आप, तो हम तो शॉक्ड हो गए गुरुजी, एकदम करेजवा हरिहरा गया गुरुजी, ठीक है ना। यहाँ पे है मुहावरा और लोकोक्तियां। ईद का चांद होना, कागजी घोड़े दौड़ना, ऊंट के मुंह में जीरा, और यहाँ पे है का बरखा जब कृषि सुखाने। एक एक करके गुरुजी करवाए, आप करवा रहे हैं सर, करवा रहे, ध्यान रखो। ईद का चांद होना, बहुत दिनों में दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग, अरे भाई दिवाकर कहाँ रहते हो, आजकल तुम ईद ईद का चांद हो गए हो। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना, पर कुछ काम की बात ना होना। अर्थात आजकल सरकारी दफ्तर में सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते हैं, काम कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात आवश्यकता से कम प्राप्त होने वाली वस्तु। वाक्य प्रयोग, 5 जनों के बीच 2 मुट्ठी चने क्या हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। का बरखा जब कृषि सुखाने, अर्थात समय बीत जाने पर मदद बेकार है। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, मनीष ने मेरी मदद तो की थी, पर समय बीत जाने पर यही है कि वर्षा यही बात है कि वर्षा कृषि सुखाने, मतलब कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। उसके बाद आपका आएगा इस बार नया पेपर में जुड़ा हुआ है पैटर्न, अपठित गद्यांश। कल इस पर डिटेल वीडियो आएगी, आप लोग ढूंढना जरूर, इंपॉर्टेंट है कल का सेशन, ठीक है ना। सुबह में मैं दे दूंगा इस पर सेशन। यहाँ पर है शब्द युग्म है, क्या है आपका शब्द युग्म का, आपको चयन करके अर्थ लिखना रहेगा। 2 नंबर का है अशक्त और आसक्त। अशक्त मतलब शक्तिहीन होता है, आसक्त मतलब मोहित होता है। क्या होता है, मोहित होता है। भवन और भुवन, तो भवन मतलब घर होता है, और भुवन मतलब क्या होता है, संसार होता है, तैयार रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। चपला, बिजली और लक्ष्मी होता है। पयोधर क्या क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्तन हो जाएगा। विधि का क्या होता है, कानून होता है, और क्या होता है, रीति होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 शब्दों के सही अर्थ आपको लिखना है। मैं तीनों सॉल्व करा दिया हूं, जो मन में आए याद कर लेना। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। क्या बोलता है भैया, मितभाषी कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को सर जिज्ञासु कहते हैं। सर जिज्ञासु कहते हैं कि जानने की इच्छा रखने वाले को। उसके बाद 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है, इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है, आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो सबसे पहला है वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है, अर्थात वह अपने बल पर खड़ा है। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है, इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है। आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा, आपके साथ न्याय किया जाएगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। फिर ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा, देखिएगा क्या आएगा भैया, वो आएगा वीर रस अथवा करुण रस का सो उदाहरण आप परिभाषा दीजिए कि वीर रस और करुण रस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं वीर रस का लिया हूं कि जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव परिपक्व अवस्था में प्रकट होता है, तो वहां पे वीर रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। यानी कि वीर रस का क्या होता है, वहां पे निष्कासन होता है गुरुजी। उदाहरण के लिए मंगल सगुन हो ही सब काहू,
हर कहीं सुखद विलोचन बाहु, भरतहि साहस समाज उछाहु, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। अब ये क्या भैया, ये आपका क्या है, वीर रस है। अब यहाँ पे आएगा श्लेष रस अथवा प्रेक्षा अलंकार का लक्षण से उदाहरण दीजिए, इंपॉर्टेंट है यार। श्लेष अलंकार हेन डालिए, जहां काव्य में जब कोई एक ही बार प्रयोग हो, मतलब कि कोई शब्द एक बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ निकले, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे तुम कौन धा पाटी पढ़े हाँ कहाँ, मन ले हूं पै दे हूं खटांक नहीं। इसमें क्या है, यह एक श्लेष अलंकार क्या है, उदाहरण है। उसके बाद आपका आएगा दोहा अथवा कुंडलियां छंद का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए 2 नंबर का। तो इसका उदाहरण आप अपने से रट लीजिएगा, जो आपको सरल लगे। मैं यहाँ पे इसका परिभाषा बता दे रहा हूं कि चौपाई छंद का उदाहरण दोहा, सॉरी यहाँ पे चौपाई नहीं, यहाँ पे दोहा रहेगा, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दोहा रहेगा, ठीक है ना, दोहा रहेगा। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, यह 4 चरणों में विभक्त होता है। प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में लघु और क्या होता है, गुरु होता है। यहाँ पे आपका दोहा रहेगा, क्या रहेगा, दोहा रहेगा। उसके बाद आपका पेपर है, यहाँ पे पेपर में आया हुआ, अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हैं तो अपने निकटतम किसी बैंक के शाखा के प्रबंधक को, प्रबंधन नहीं भैया, प्रबंधक रहेगा यहाँ पे, प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। तो इसको सर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेवा में, अब एसबीआई बैंक प्रबंधक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु, फिर महोदय, फिर सेवा में सबने निवेदन है कि जो मन में आए लिख लाख डालो कि मुझे ये ऋण लेना है गुरुजी। और फिर लास्ट में लिख देना, आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें, धन्यवाद, भवदी में अबस सोबतियाबाद प्रयागराज, आंख बंद करके यही छापना और कुछ मत करना, और दिनांक डाल देना, हो गया। फिर आएगा आपका निबंध लेखन। अब ये जो निबंध लेखन है 9 नंबर का आपका पेपर में आएगा। कितने नंबर का भैया, 9 नंबर का आपके पेपर में आएगा। भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्राकृतिक आपदाएं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पे जो मैं निबंध लेखन लेकर आया हूँ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर निबंध। सबसे पहले प्रस्तावना डालना है, क्या डालना है भैया, प्रस्तावना डालना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शब्दों में समर्थन की भावना छिपी है, जो बेटियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को सुनिश्चित करने का मकसद रखता है। और इस अभियान का आरंभ भारतीय समाज में उत्साह और बदलाव की भावना को मजबूती से प्रमोट करने के लिए क्या किया गया था। अभियान का उद्देश्य क्या था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो एक नारा है, मेन उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहले लड़कियों की जीवन रक्षा। अभियान का एक मुख्य लक्ष्य है कि लड़कियों की जीवन की सुरक्षा करना। इसके तहत बालिका हत्या और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में कठोर कानूनी प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाता है। बेटियों की शिक्षा दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बेटियों को शिक्षित बनाना, और इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा बल्कि समाज में भी उन्हें समर्थ स्वावलंबी नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तीसरा सामाजिक परिवर्तन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से समाज में सामाजिक अभिवृद्धि होगी और स्त्री समर्थन का सामाजिक स्वरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। अब अभियान का क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो इस अभियान के प्रभाव को महसूस करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि शिक्षित बेटियां। अभियान के प्रबल समर्थन से अब बेटियां समाज में शिक्षित हो रही हैं और उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही, मतलब जो बेटियां हैं, जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मतलब लाया गया टारगेट, तो इसमें जो बेटियां हैं उनको शिक्षा प्रदान किया गया और वो अब शिक्षित हो गई। आप देखेंगे तो जो भी टॉप रैंकिंग आता है भाई साहब सब लड़कियां ही आती हैं, वो चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस का एग्जाम हो। जनसंख्या नियंत्रण, अभियान में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए कई साधनों का उपयोग किया गया, जिससे हमारे भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके, और नियंत्रण किया जा रहा भी है, ठीक है ना। और लड़कियों की बचत और जीवन रक्षा, अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि बेटियों की बचत करना और उनके जीवन सुरक्षा करना, और इसमें बालिका हत्या और बचपन में विवाह के खिलाफ कठोर कार्यवाही किया जा सके इत्यादि पर क्या किया गया, नियंत्रण प्राप्त किया गया। तो यहाँ पर मैंने पेपर लेकर आया, कौन, जेडीएन है भाई,
ये 2023 के लिए जो हिंदी का पेपर कोड जेडीएन मैंने आपको समझाया है, और जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है यार। 22 फरवरी के लिए बाद में मत बोलना कि गुरुजी आपने तो बताया ही नहीं, क्योंकि मैंने पूरा पूरा पेपर ही यार सॉल्व करा दिया। बाद में मत बोलना गुरुजी नहीं बताया, ठीक है ना। और इसको आप रट के घोल के पिटा लिए। 35 से 36 मिनट मैंने पूरे पेपर का सॉल्व कर डाला, ज्यादा टाइम नहीं लिया, कम टाइम में पूरा आपको पेपर मैं डिलीवर करता हूँ। यही एसकेएम स्टडी की खास बात है। और आपका चैनल है ना, आपका चैनल एकदम दिल से प्यार करते हैं आप लोग ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।